नमस्कार दोस्तों। अपने कल इस पार्ट के अंदर जो साइंस में अपने पढ़ रहे थे वो कल पढ़ा था WBC के बारे में। तो जल्दी से पहले कमेंट करके बताओ क्या WBC के बारे में आपको कुछ समझ में आया, कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है? जल्दी से बताओ। तो कल अपने WBC के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें क्या कोई दिक्कत आ रही है क्या अभी तक? चलो नहीं आ रही। अब देखो नेक्स्ट जो है, जो रक्त कणिकाएं थी इनको अपने 3 भागों में डिवाइड कर रखा था। इन 3 भागों में से 2 भाग पढ़ा दिए मैंने, RBC और WBC। अब आज एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है जिसका नाम है प्लेटलेट्स। आज हमें जो पढ़ना है वो प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ना है। तो देखो इस प्लेटलेट्स की बात करें प्लेटलेट, जिस तरह से हमने RBC और WBC के बारे में पढ़ा था, पहले उनका जन्म कहाँ होता है, इनकी जो संख्या है वो कितनी होती है, इनका काम क्या होता है, वैसे ही अब हमें प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ना है। तो प्लेटलेट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसका क्या आएगा, वैज्ञानिक नाम आएगा कि जो प्लेटलेट्स होती है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो देखो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है, प्लेटलेट्स का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? तो प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम ध्यान में रखना, थ्रोम्बोसाइट होता है। वैज्ञानिक नाम जो है वो इसका क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट होता है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो थ्रोम्बोसाइट होता है। अब नेक्स्ट बात करें इसकी, तो जैसे वहाँ पर हमने सबसे पहले पढ़ा था कि क्या, जन्म के बारे में। तो यहाँ पर भी हम बात करेंगे कि प्लेटलेट्स का जो जन्म होता है वो कहाँ पर होता है, इनका निर्माण कहाँ पर होता है। तो देखो इनका निर्माण जब अपने वयस्क हैं तब ये अलग स्थान पे बनती है, जब अपने शिशु थे तब ये अलग स्थान पे बनती थी, तो जब अपने वयस्क है तब तो ये बनती है हमारी बोन मेरो के अंदर, हमारी अस्थि मज्जा के अंदर बनती है। ये हमारी अस्थि मज्जा के अंदर बनती है कब, जब अपने क्या है, वयस्क हैं, मैच्योर हो चुके हैं तब तो। लेकिन जब अपने शिशु थे तब ये कहाँ बनती है, प्लिया या तिल्ली के अंदर बनती है। तब ये कहाँ बनती है, प्लिया या इसका दूसरा नाम जो है वो क्या है, तिल्ली है, इसके अंदर बनती है। तो बात करें जन्म की, तो जन्म जो है प्लेटलेट्स का एक वयस्क में होता है, कहाँ पर, अस्थि मज्जा में, और एक शिशु में कहाँ होता है, प्लिया या तिल्ली के अंदर होता है। नेक्स्ट बात करें इनका जीवन काल कितना होता है। जो प्लेटलेट्स होती है उनका जीवन काल कितना होता है, तो इनका जीवन काल जो होता है वो होता है 7 से 10 दिन का। कम से कम 7 दिन जीती है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन जी जाती है, और उसके बाद क्या हो जाती है, मर जाती है। ठीक है। और मेरे को याद आ रहा है कि मैंने WBC की मृत्यु आपको नहीं बताई, तो जल्दी से नोट्स बना रहे हैं उसमें नोट लगा के लिख देना। WBC की जो मृत्यु होती है वो रक्त में ही होती है। अब देखो इसका जीवन काल जो है वो 7 से 10 दिन होता है। अब नेक्स्ट बात करें इनकी संख्या कितनी होती है, जो प्लेटलेट्स है इनकी संख्या कितनी होती है। तो ध्यान में रखना प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो होती है 1.5 से 4.5 लाख। 1.5 से 4.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर। 1.5 से 4.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है।
अब बात करते हैं कि जो प्लेटनस होती है उनका काम क्या होता है। प्लेटनस जो होती है उनका कार्य क्या होता है, तो ध्यान में रखना इनका काम होता है रक्त का थक्का बनाना। इनका काम क्या है, रक्त का थक्का बनाना इनका काम होता है। तो जो प्लेटनस होती है आपकी, उनका काम क्या होता है, रक्त का थक्का बनाना। तो देखो एक बार फिर बात करते हैं प्लेटनस के बारे में। जो रक्त कणिकाएं थी उनको हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, 2 भाग पढ़ा दिए, तीसरा भाग कौन सा है, प्लेटनस है। प्लेटनस के बारे में बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट। इसका जन्म जो होता है एक वयस्क में बनती है, ये अस्थि मज्जा के अंदर, बोन मेरो के अंदर बनती है। एक शिशु में कहाँ बनती है, प्लिया या तिल्ली के अंदर बनती है। जीवन काल कितना है, 7 से 10 दिन का इसका जीवन काल होता है। संख्या कितनी है, 1.5 से 4.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर। नेक्स्ट काम की बात करें तो काम इसका जो होता है वो होता है रक्त का थक्का बनाना, यानी रक्त का ये क्या करती है, स्कंदन करती है। रक्त का क्या करती है, ये स्कंदन करती है। ये इसका क्या होता है, काम होता है। तो अब लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो प्लेटनस के बारे में क्या बात है। कई बार पूछा जाता है कि जो प्लेटनस यानी आपकी जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटनस होती है उनका अनुपात क्या रहता है, उनका रेशो क्या रहता है। तो सुनो ध्यान से, जो आपकी आरबीसी रेशो, डब्ल्यूबीसी और जो आपकी है प्लेटनस, इनका रेशो, इनका अनुपात क्या रहता है। तो इनका अनुपात ध्यान में रखना, इनका अनुपात होता है 600 अनुपात 1 अनुपात 40। ये रेशो कई बार पूछा गया है भाई, आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटनस का अनुपात क्या रहता है, तो 600 अनुपात 1 अनुपात 40 रहता है। ये इनका क्या है, अनुपात है। अब देखो नेक्स्ट बात करें कि अगर प्लेटनस की कमी हो जाए, प्लेटनस की कमी हो जाए तो क्या होगा, और अगर इस प्लेटनस की वृद्धि हो जाए, प्लेटनस की वृद्धि हो जाए तो क्या होगा। अगर प्लेटनस की कमी हो जाए तो क्या होगा, प्लेटनस की वृद्धि हो जाए तो क्या होगा। अगर हो रही है प्लेटनस की क्या, कमी, तो आपको अभी मैंने बताया कि प्लेटनस का काम क्या होता है, तो इसका काम होता है रक्त का थक्का बनाना। और जैसे ही प्लेटनस की क्या होगी, कमी होगी, तो आप समझ जाओगे कि अब यहाँ पर क्या नहीं बनेगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। रक्त का क्या नहीं बनेगा, थक्का नहीं बनेगा। ठीक है, यानी रक्त का क्या नहीं होगा, स्कंदन जो है वो नहीं होगा, रक्त का स्कंदन नहीं होगा। और अगर प्लेटनस की संख्या में वृद्धि हो जाए तो क्या होगा, तो आप बोलोगे जो रक्त है वो गाढ़ा हो जाएगा, रक्त जो है वो गाढ़ा हो जाएगा। और अगर प्लेटनस की संख्या में ज़्यादा वृद्धि होगी तो ये जो आपका ब्लड है ना, वो आपकी वाहिकाओं में जमना शुरू हो जाएगा, वाहिकाओं में जमना शुरू हो सकता है अगर प्लेटनस की संख्या में ज़्यादा वृद्धि हो जाए तो। ठीक है, अगर प्लेटनस की संख्या में कमी हो जाए तो आप बोल सकते हो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। ठीक है, रक्त का क्या नहीं बनेगा, थक्का नहीं बनेगा। या आप बोल सकते हो रक्त जो है वो पतला हो जाएगा, रक्त जो है वो पतला हो जाएगा। और अगर प्लेटनस की संख्या में वृद्धि हो जाए तो आपका रक्त जो है वो क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा।
ये दोनों बात ध्यान में रखना। जब प्लेटलेट्स की संख्या में कमी हो जाए तो क्या होता है, तो आप बोलोगे रक्त का थक्का या जो स्कंदन होता है वो नहीं होगा, यानी आपका रक्त जो है वो पतला हो जाएगा। और अगर प्लेटलेट्स की संख्या में वृद्धि हो जाए तो क्या होगा, तो रक्त गाढ़ा हो जाएगा, और रक्त गाढ़ा होने के साथ ही क्या हो जाएगा, वाहिकाओं में जमना भी शुरू हो जाएगा। अब आपने सुना होगा जब किसी भी व्यक्ति के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या में कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की संख्या में कमी हो जाती है और अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कुछ समय के लिए बकरी का दूध पीना। तो बताओ बकरी के दूध में ऐसा क्या होता है कि वो प्लेटलेट्स की संख्या में वृद्धि कर देती है। बकरी के दूध में ऐसा क्या होता है कि वो प्लेटलेट्स की संख्या में वृद्धि कर देती है। तो ध्यान रखना, बकरी का जो दूध होता है, बकरी के दूध के अंदर क्या पाई जाती है, एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम होता है जिलेटिन प्रोटीन, जिसका नाम क्या होता है, जिलेटिन प्रोटीन होता है। और ये जो जिलेटिन प्रोटीन है ना, ये करती है प्लेटलेट्स की संख्या में वृद्धि। ये क्या करती है, प्लेटलेट्स की संख्या में वृद्धि करती है। कौन सी प्रोटीन, तो जिलेटिन प्रोटीन। तो ध्यान में रखना, जिलेटिन प्रोटीन के कारण जो प्लेटलेट्स की संख्या में कमी हुई है वो क्या होती है, पूरी हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आए तो किसका दूध पीना, बकरी का दूध पीना। ठीक है, तो ये है किसके बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लो और नोट साथ में बनाते रहा करो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं अपने रक्त के थक्के से संबंधित क्या क्या पॉइंट है। रक्त के थक्के से संबंधित कौन कौन से पॉइंट है। रक्त के थक्के से संबंधित कौन कौन से पॉइंट आते हैं वो बात करते हैं। तो देखो फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि रक्त का रक्त का थक्का बनाने में, अगर आपसे कोई पूछे रक्त का थक्का बनाने में, रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन कौन सी है। अगर आपसे पूछ ले रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन कौन सी है। 2 नंबर पे पूछ ले रक्त का थक्का बनाने में सहायक धातु परमाणु कौन सा है। 2 नंबर पॉइंट है रक्त का थक्का बनाने में सहायक धातु परमाणु कौन सा है। 3 नंबर पॉइंट है आपके पास रक्त का थक्का बनाने में सहायक, यहां पर देखो क्या है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन कौन सी है। 2 नंबर पॉइंट है रक्त का थक्का बनाने में सहायक धातु परमाणु कौन सा है। 3 नंबर पॉइंट है रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है। और 4 नंबर पॉइंट है यहां पर रक्त का थक्का बनाने में सहायक रक्त कणिका कौन सी है। ये चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन चारों में से कोई ना कोई एक पूछ ही लिया जाता है। तो देखो 4 क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूं क्या क्या है।
पहला पॉइंट है रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन कौन सी है। 2 नंबर पॉइंट है रक्त का थक्का बनाने में सहायक धातु परमाणु कौन सा है। 3 नंबर पॉइंट है रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है। और 4 नंबर पॉइंट है रक्त का थक्का बनाने में सहायक रक्त कणिका कौन सी होती है। तो सुनो, पहले तो कमेंट करके बताओ, आपको मैंने बताया है रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन कौन सी होती है। जल्दी से कमेंट करो कौन सी होती है, कमेंट करके जल्दी बताओ कौन सी होती है प्रोटीन। बिल्कुल, रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन का नाम क्या होता है, तो यहां लिख रहा हूं मैं, इसका नाम है फाइब्रोनोजिन प्रोटीन। इस प्रोटीन का नाम क्या है, फाइब्रोनोजिन प्रोटीन जो है वो क्या है, आपकी रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन होती है। तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन कौन सी है, फाइब्रोनोजिन प्रोटीन है। 2 नंबर पे बात करें रक्त का थक्का बनाने में सहायक धातु परमाणु कौन सा है, तब ध्यान रखना कौन सा होता है, कैल्शियम होता है। कौन सा होता है, कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक क्या है, एक धातु परमाणु है। 3 नंबर पे बात करें रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा होता है, तो ध्यान रखना विटामिन के होता है, जिसका रासायनिक नेम होता है फिलोक्विनोन। जिसका रासायनिक नेम क्या है, फिलोक्विनोन। रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है, तो विटामिन के है, जिसका रासायनिक नेम क्या है, फिलोक्विनोन। नेक्स्ट बात करते हैं रक्त का थक्का बनाने में सहायक कणिका कौन सी है। अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कौन सी होती है, तो प्लेटनस होती है। कौन सी होती है, प्लेटनस होती है। अब चारों पॉइंट ध्यान के अंदर रखना, जो मैंने 4 आपको क्वेश्चन लिखाए हैं, चारों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब सुनो बात, यहां देखो ये फाइब्रोनोजिन प्रोटीन है, वो भी रक्त को जमाने का काम कर रही है, मतलब उसका थक्का बना रही है। कैल्शियम जो है वो भी किसका काम कर रहा है, रक्त के थक्के का काम कर रहा है। फिलोक्विनोन, विटामिन के भी काम कर रहा है, और प्लेटनस भी काम कर रही है। ये चारों के चारों हमारे ब्लड के अंदर पाए जा रहे हैं। ये चारों के चारों हमारे ब्लड के अंदर पाए जा रहे हैं। तो एक छोटी सी बात आपके माइंड में आती होगी कि जब ये चारों हमारे ब्लड में है, तो ब्लड जो है हमारे शरीर के अंदर इस ब्लड का थक्का क्यों नहीं बनता, ये शरीर के अंदर फिर क्यों नहीं जमता, ये शरीर के अंदर क्यों फ्लो होता रहता है। तो सुनो, ये तो काम करते हैं किसका, स्कंदन का। ये 4 जो मैंने लिखा है ये तो स्कंदन का काम करते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर एक प्रोटीन बनती है, हिपेरीन प्रोटीन। एक प्रोटीन है जिसका नाम है हिपेरीन। एक प्रोटीन है जिसका नाम क्या है, हिपेरीन प्रोटीन। और ये जो हिपेरीन प्रोटीन होती है ना, ये काम करती है किसका, प्रतिस्कंदन का काम करती है। ये हिपेरीन प्रोटीन जो है वो काम करती है किसका, प्रतिस्कंदन का काम करती है। हिपेरीन प्रोटीन जो है वो काम करती है किसका, प्रतिस्कंदन का काम करती है। तो अगर कोई पूछ ले कि जो हमारा ब्लड होता है वो शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता, तो उसका रीज़न क्या होता है, आपको बताना है कि हमारे शरीर के अंदर क्या बनती है, एक प्रोटीन बनती है जिसका नाम है क्या, हिपेरीन प्रोटीन। और इस हिपेरीन प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो ध्यान में रखना इसका निर्माण करता है यकृत। और यकृत बोले तो लीवर, और इसी को और क्या बोलते हैं, जिगर कहते हैं। इसी को ही क्या बोलते हैं, जिगर, और इसी को ही क्या बोलते हैं, कलेजा कहा जाता है। ठीक है, तो हिपेरीन प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, यकृत, लीवर, जिगर, ये सभी यकृत के ही नाम है। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत होती है।
मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंतः अंग कौन सा है? वो भी यकृत है। ठीक है। अब देखो, कई बार क्या होता है, जो हिपेरिन प्रोटीन है वो सुचारू रूप से नहीं बनती, और जब हिपेरिन प्रोटीन सुचारू रूप से नहीं बनती तो डॉक्टर बाहर से कृत्रिम हिपेरिन देता है, और जब डॉक्टर बाहर से कृत्रिम हेपेरिन देता है तो इस कृत्रिम हेपेरिन को क्या बोलते हैं? इसको कहा जाता है हीरुडीन। इसको क्या बोलते हैं? हीरुडीन कहा जाता है। कृत्रिम हेपेरिन का क्या नाम होता है? हीरुडीन इसको कहा जाता है। तो हीरुडीन क्या होती है? एक आर्टिफिशियल हिपेरिन होती है। जब हिपेरिन का निर्माण सुचारू रूप से नहीं होता तो डॉक्टर बाहर से कृत्रिम हेपेरिन देता है, जिसका नाम क्या होता है? हीरुडीन होता है। ठीक है। तो अब इसका लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखो, ब्लड बैंक के अंदर, जो हमारा ब्लड बैंक होता है उसके अंदर क्या होता है? ब्लड बैंक के अंदर क्या होता है कि जो ब्लड बैंक होता है उसके अंदर जो ब्लड अपने एकत्रित कर रखा होता है, इकट्ठा कर रखा होता है, वो भी तो ब्लड जमता है। उस ब्लड को जमने से रोकने के लिए कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं। उस ब्लड बैंक के अंदर ब्लड को जमने से रोकने के लिए, ब्लड को जमने से रोकने के लिए कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं। कुछ क्या मिलाते हैं? केमिकल मिलाए जाते हैं। जो ब्लड बैंक होता है उसके अंदर भी तो ब्लड जमता होगा, और उस ब्लड बैंक के अंदर ब्लड को जमने से रोकने के लिए ब्लड के अंदर क्या कर दिया जाता है? कुछ केमिकल मिला दिए जाते हैं। उनमें से ध्यान रखना, एक तो मिलाते हैं सोडियम ऑक्सीलेट मिलाया जाता है। एक तो मिलाते हैं क्या? सोडियम ऑक्सीलेट। 2 नंबर पर यहां पर क्या मिलाते हैं? कैल्शियम स्टीरेट मिलाया जाता है। कैल्शियम स्टीरेट मिलाया जाता है। तो इन दोनों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं कि ब्लड बैंक के अंदर ब्लड को जमने से रोकने के लिए ब्लड के अंदर कौन कौन से केमिकल मिलाए जाते हैं। तो दोनों नाम ध्यान में रखना, सोडियम ऑक्सलेट और कैल्शियम स्टीरेट। EDTA भी मिलाया जाता है, लेकिन आपको सिर्फ ये 2 नाम ध्यान में रखने हैं, एक तो सोडियम ऑक्सलेट, एक कैल्शियम स्टीरेट मिलाया जाता है। ठीक है। तो ब्लड बैंक के अंदर ब्लड को जमने से रोकने के लिए कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं, जिनमें एक तो ध्यान रखना है सोडियम ऑक्सलेट, दूसरा ध्यान रखना है कैल्शियम स्टीरेट। ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं प्लेटलेट्स से संबंधित बीमारियां। कमी और वृद्धि की 2 बीमारी बता दी आपको कि अगर कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, और अगर वृद्धि हो जाएगी तो क्या होगा? जो आपका ब्लड है वो वाहिकाओं के अंदर जमना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ बीमारी है, तो देखो कौन कौन सी बीमारियां हैं। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें कि प्लेटलेट्स से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां हैं।
तो प्लेटलेट्स से संबंधित एक बीमारी तो होती है हीमोफीलिया। एक बीमारी जो है उसका नाम है हीमोफीलिया। प्लेटलेट्स से संबंधित एक बीमारी तो है जिसका नाम है क्या? हीमोफीलिया। ये बीमारी जो है वो भी किससे संबंधित है? प्लेटलेट्स से संबंधित है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको रॉयल बीमारी, रॉयल बीमारी या शाही बीमारी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको या तो रॉयल बीमारी कह दिया जाता है या क्या बोल दिया जाता है? शाही बीमारी के नाम से इसको जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये बीमारी जो है ना, ये बीमारी सबसे पहले रानी विक्टोरिया के परिवार में देखी गई थी। अब देखो, ये जो रॉयल बीमारी या जो शाही बीमारी है या जो हीमोफीलिया है, ये बीमारी जो होती है एक जन्मजात रोग है, एक आनुवांशिक रोग है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति के अंदर जो प्लेटलेट्स है वो सुचारू रूप से नहीं बनती। जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स सुचारू रूप से नहीं बनती। प्लेटलेट्स जो है वो सुचारू रूप से नहीं बनती। कौन सी बीमारी के अंदर? तो रॉयल बीमारी या जो शाही बीमारी है या जो हीमोफीलिया है, एक आनुवांशिक बीमारी है और इसके अंदर क्या होता है, जो प्लेटलेट्स है वो सुचारू रूप से नहीं बनती। अब ध्यान रखना इसके बारे में, हीमोफीलिया क्या है? एक आनुवांशिक रोग है, जेनेटिक रोग है, एक आनुवांशिक रोग है। कौन सा? हीमोफीलिया। आनुवांशिक रोग बोले या आनुवांशिक बीमारी बोले तो एक जन्मजात बीमारी है। ठीक है, जो आनुवांशिक बीमारियां होती है, जो जन्मजात बीमारियां होती है ना, उनका कोई उपचार नहीं होता। ठीक है, तो एक बीमारी तो ध्यान में रखना, हीमोफीलिया है, किससे संबंधित? प्लेटलेट्स से संबंधित। और इस बीमारी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो आपकी प्लेटलेट्स है वो सुचारू रूप से नहीं बनती। कौन सी बीमारी में? हीमोफीलिया या आप बोल सकते हो रॉयल बीमारी या शाही बीमारी के अंदर। तो पहली बीमारी होगी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के बाद नेक्स्ट दो बीमारियां ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपको दो बीमारियां ध्यान में रखनी है जिनके अंदर क्या होता है, प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होती है। दो बीमारियां कौन कौन सी है? तो एक तो ध्यान रखना डेंगू, एक बीमारी तो है डेंगू, एक बीमारी तो है डेंगू और दूसरी बीमारी है जिसका नाम है मलेरिया। दूसरी बीमारी जो है उसका नाम क्या है? मलेरिया। एक तो बीमारी है जिसका नाम है डेंगू और दूसरी बीमारी है जिसका नाम क्या है? मलेरिया। तो सुनो, डेंगू जो होता है इसको बोला जाता है हड्डी तोड़ बुखार। इसको बोलते हैं क्या? हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। किसको? डेंगू को कहा जाता है क्या? हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। अब पहले बात करते हैं इसका रोगजनक क्या होगा और इसका वाहक क्या होगा। कोई भी बीमारी पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक तो पूछा जाता है उसका रोगजनक, मतलब उसका रोगजनक ये किसके कारण होता है? बैक्टीरिया जनित बीमारी है, वायरस जनित बीमारी है, या आपसे पूछ लेगा प्रोटोजोआ जनित बीमारी है या कवक जनित बीमारी है। तो देखो, ये जो डेंगू होता है इसका रोगजनक क्या होता है? इसका रोगजनक होता है अरबोवायरस। इसका रोगजनक जो होता है वो क्या होता है? अरबोवायरस होता है। और ये जो है, ये जो बीमारी है वो फैलती किसके कारण है? इसका वाहक क्या होता है? ये अरबोवायरस जो है
वो किसके अंदर पाया जाता है? तो ध्यान रखना, एक मच्छर है जिसका नाम क्या है? मादा इजेप्टी मच्छर। एक मच्छर है जिसका नाम क्या है? मादा इजेप्टी मच्छर। ठीक है, यहां पर बात करते हैं मलेरिया की। तो मलेरिया का सभी ने सुना हुआ है। जो मलेरिया बीमारी होती है, इसका रोगजनक यहां पर देखो, इस मच्छर का पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है मादा एडीज इजेप्टी मच्छर। मादा एडीज इजेप्टी मच्छर इसका पूरा नाम है, जिसके अंदर क्या मिलेगा? हमें अरबो वायरस मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें मलेरिया की। तो मलेरिया जो होता है एक प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। इसका जो रोगजनक होता है उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम, इसका जो रोगजनक जो है उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। और इसका वाहक जो है, ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ किसके अंदर पाया जाता है? तो मच्छर का नाम आप सभी को ध्यान होगा कि जो मलेरिया है उसके मच्छर का नाम क्या होता है? तो मादा एनाफ्लीज। मादा एनाफ्लीज मच्छर, इसके द्वारा क्या होता है? मलेरिया होता है। और ध्यान रखना, ये जो मैंने दोनों बीमारियां लिखी है, इन दोनों बीमारियों के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या में कमी हो जाती है। इन दोनों बीमारियों में क्या हो जाती है? जो प्लेटलेट्स होती है उनकी संख्या में कमी हो जाती है। अब देखो, एक बात गौर करने वाली है, जितने भी साइंस के अंदर मच्छर आते हैं उन सभी के आगे आपने मादा लिखा हुआ सुना है ना? क्या कभी किसी मच्छर के आगे नर लिखा हुआ सुना है क्या? क्या जो नर होते हैं वो काटते नहीं हैं? क्या केवल मादाएं ही काटती है? क्या केवल मादाएं ही काटती है? कमेंट करके बताओ जल्दी से। आदमी जो होते हैं वो क्या खाते नहीं है क्या? क्या मच्छरों के अंदर जो केवल जबकि लुगाया हुए बे खावेगे, आदमी कौन खावे? जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो देखो, ये जो मच्छर होते हैं ना, इनके अंदर मादाएं ही काटती हैं। लुगाई खतरनाक होवे, तो लुगाई खतरनाक होवे तो मच्छरां अंदर भी के हुए जो कि लुगाया हुए बे काटता है। लेकिन देखो कारण क्या है, मच्छर काटते हैं लेकिन उनके अंदर ये वायरस जो पाया जाता है ना उसको ये छोड़ते नहीं है। अब कारण ये होता है कि पहली बात तो मच्छर लगभग काटते भी नहीं है। ठीक है, मच्छरों के अंदर जो नर होते हैं ना वो कभी नहीं काटते। क्यों? देखो, मादा कब काटती है? मादा सिर्फ नर को तब काटती है, मतलब मनुष्य को ना। मादा तब काटेगी जब वो एक प्रेगनेंसी केस में होती है। जब ये प्रेगनेंसी केस में होती है ना तब ये मनुष्य को काटती है। ये मनुष्य को इसलिए काटती है क्योंकि इसके जो बच्चे होते हैं ना उनका जो भोजन होता है ना वो या तो मनुष्य की आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स में से एक से करवाती है। इसलिए जो मच्छर होते हैं उनकी सिर्फ मादाएं ही काटती है, नर नहीं काटते। और नर जो होते हैं वो अपना भोजन है ना पेड़ पौधों से या फूलों से ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए इसकी जो
नर होते हैं वो नहीं काटते मच्छरों में, सिर्फ और सिर्फ मादाएं ही काटती है। किसमें? मच्छरों के अंदर। तो दोनों बीमारी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। किसका? एक तो डेंगू का और दूसरा कौन सी है? मलेरिया का। ले लिया जल्दी से स्क्रीनशॉट। तो देखो ये था हमारे पास क्या? प्लेटलेट्स। ठीक है, ब्लड को दो भागों में डिवाइड किया, एक भाग था प्लाज्मा, दूसरा था रक्त कणिका। रक्त कणिकाएं तीन टाइप की आपको बताई, तीनों टाइप की रक्त कणिकाएं मैंने पढ़ा दी। अब कल से बात करेंगे किस पे? ब्लड ग्रुप पे। कल पढ़ाऊंगा आपको ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा व्यक्ति किस किस को ब्लड दे सकता है, किस किस से ब्लड ले सकता है, RH फैक्टर क्या होता है, ये बाकी जो सारी बात है वो करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।